हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेन डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम के बारे में। रोल्स थ्योरम एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है। रोल्स थ्योरम में अपना एक स्टेटमेंट रोल्स का है जिसमें उन्होंने बताया है 3 कंडीशंस को, और हर एक कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद ही कोई भी फंक्शन रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड करता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो स्टेटमेंट क्या है पहले वो समझते हैं। इन्होंने बोला कि f(x) be a function of x defined on closed interval a b such that first condition is it is continuous in the closed interval a b, second condition it is differentiable in open interval a b, and third condition is the value at a and value at b must be same। तो कह रहा है कि then there exists at least one c between a and b सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। मतलब साफ है कि कोई फंक्शन है एक्स का क्लोज इंटरवल ए बी में, तो ये 3 कंडीशंस में पहला कंडीशन जो उन्होंने बोला कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उस दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाना चाहिए, तभी इस इंटरवल में कोई एक ऐसा एक्स का वैल्यू होगा सी पर जिस पर हम डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 मानेंगे। ठीक है, यानी उस पर वैल्यू 0 आएगा। ओके, तो इस स्टेटमेंट को एक्चुअली हम क्लियर करने के लिए कुछ ग्राफिकल आपको अप्रोच बताता हूँ, मतलब ये ग्राफिकली कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को हम ये कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम क्या होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम को समझते हैं। जैसे देखिए आपके पास कुछ ग्राफ्स है, इसमें फर्स्ट ग्राफ जो ये है, इसमें मैंने क्या किया है कि a और b देखिए सेम हाइट पर है, x इक्वल्स टू ए पर, x इक्वल्स टू बी पर, सेम हाइट पर लिया है। तो सेम हाइट पर है, अगर आपसे ये कोई कहा कि कोई फंक्शन है किसी हाइट पर है और सेम बाद में उस सेम हाइट पर ही जाना है, राइट, तो आप इस तरह से मूव करके वहाँ पर जा सकते हो, है ना। तो जब इस तरह से मूव करेंगे तो ये पाथ बनेगा उसका। अब इस पाथ में देखो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो हर एक पॉइंट पर एक अपना टेंजेंट होगा, है ना, हर एक पॉइंट पर एक अपना टेंजेंट होगा। तो कह रहा है इस दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पर टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए तो उस टेंजेंट का खासियत ये होगा कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब उसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो 0 होगा। उसी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, दूसरा, इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का एक दूसरा पाथ भी हो सकता था जो इस तरह से जा सकता था। तो आप यहाँ भी देखो, इस दोनों पॉइंट जो सेम हाइट पर है, इस दोनों पॉइंट के बीच में एक x का वैल्यू जो c पर है, वहाँ पर अगर एफ डैश सी का वैल्यू निकाला जाए तो 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट जाएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि ये हाइट पर हम लोग थे और इसी सेम हाइट पर दूसरे पॉइंट पर पहुँचना है, तो आप इस पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे भी जिग जा सकते हैं अपन, है ना। तो इस पाथ को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पैरेलल टू आ रहा है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट था एक्स का वो C1 है, इसके करस्पॉन्डिंग C2 है और ये C3 है। तो हम एक जनरल वे में कह सकते हैं कि एफ डैश C1, एफ डैश C2, एफ डैश C3 सभी इक्वल हैं, इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, ओके। एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में चला जाए। तो ऐसे भी, तो इसके बीच में देखो ए और बी में बीच में यहाँ पर भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हर एक पर जो टेंजेंट होगा ऑब्वियस सी बात है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा। तो पैरेलल मतलब ऑलरेडी वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है y का वैल्यू। सो एफ डैश जो होगा वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, वही तो बोल रहा है एफ डैश सी 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जाने में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग वो 0 ही होगा एफ डैश सी। सो एफ डैश C1 मान लेते हैं, कोई C1 है, C2 है, C3 है, C4, तो एफ डैश C1, एफ डैश C2 ये सब के सब 0 होंगे, यानी इन्फिनाइट नंबर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सेम हाइट पर किसी पॉइंट से आगे सेम हाइट तक पहुंचने के लिए ऐसे बहुत सारे रास्ते में पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट में बात क्लियर करके ऐसा लिखा गया था, जो आपको एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, बाकी एक से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिस पर एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का पूरा कहानी ये था। अब जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था उसका कंक्लूजन क्या समझ में आया, तो कंक्लूजन इसका यही है कि देयर इज़ एटलीस्ट वन पॉइंट ऑन द कर्व lying between A and B, the tangent at which is parallel to x-axis, that is the slope of tangent must be 0 at that point। ठीक है, यही कंक्लूजन है। अब अपने दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि रोल्स थ्योरम फेल कहाँ करता है, तो कहता है रोल्स थ्योरम वहाँ फेल करेगा जहाँ पर उसने जो 3 कंडीशंस बताए थे उस तीनों कंडीशंस में अगर एक भी फेल कर गया तो, जैसे मान लो ये फंक्शन है राइट, तो यहाँ ए से गया, यहाँ पर ओपन इंटरवल, यहाँ देखो ग्राफ ब्रेक है, फिर ये सेम हाइट पर आ गया, तो हाइट तो यहाँ सेम है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, लेकिन क्या है ये कंटिन्यूस ही नहीं है ग्राफ, तो जो ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होगा वो ग्राफ डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा राइट ना। सो यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, लेकिन सारे कंडीशंस उसके बाद फेल हैं, इसलिए ये रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फेल है। ठीक है, तो ये रोल्स थ्योरम को वैलिड नहीं कर पाएगा। उसके बाद दूसरा देखो, यहाँ पर भी देखो हमने एफ ए इक्वल्स टू एफ बी लिया है, ठीक है, सेम हाइट पर है दोनों, लेकिन इस दोनों पॉइंट्स के बीच में ग्राफ का एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर उस ग्राफ का एक कॉर्नर बन रहा है, तो जिस पॉइंट पर कॉर्नर बन रहा है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अगर किसी इंटरवल में किसी एक भी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो तो उस इंटरवल में हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो एफ एक्स इज़ नॉन डिफरेंशिएबल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ भी ये रोल्स थ्योरम फेल कर गया। ऐसा भी हो सकता है कि चलो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है, बट अगर एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी है तो यहाँ पर भी रोल्स थ्योरम फेल कर गया। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी को बताया, यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को बताया, और यहाँ पर नॉन इक्वलिटी मतलब इक्वल नहीं है राइट। तो इस 3 कंडीशंस जो उन्होंने बताए थे, अगर कोई एक भी फेल करता है तो ये फेल है, मतलब पर्टिकुलर इसमें भी फेल है, अगर ऐसा है सिंपल तो ऐसा भी फेल है और ये भी फेल। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट बात जो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, वो जानना क्या ज़रूरी है, कम से कम उतना श्योर जानना चाहिए ना। तो आपको देखो यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इतना आप अगर जानते हैं तो प्रॉब्लम्स में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी फंक्शन जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल आर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। पॉलिनोमियल जैसे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी ले सकते थे, है ना, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं। अब देखो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है जब 0 से इन्फिनिटी के बीच में। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे इसका ग्राफ एक्चुअली कैसा जाता है, वो कुछ इस तरह से जाता है, ऐसा ग्राफ जाता है ना। तो आप देखो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही ग्राफ मूव कर रहा है ना। e टू द पावर x कंटिन्यूस होता है, फॉर ऑल x डिफरेंशिएबल होता है। साइन x कॉस x भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल x के लिए। tan x और sec x नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू π/2 एंड 3π/2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ 90 के पर वो कंटिन्यूस नहीं होता। इसी तरह से cot x और cosec x भी क्या कर सकते हो, 0 पाई यानी n पाई पर कह सकते हो ना, इस पर ये कंटिन्यूस नहीं होता है। और आप ये जानते होंगे कि mod x माइनस ए, मतलब ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाता है तो एक कॉर्नर बनता है ना, तो x इक्वल्स टू ए पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूस है एवरीवेयर। तो अब जो कोई फ्रैक्शन वाला फंक्शन है तो gx/hx है, तो ये hx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें अपने को पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन पर अप्रोच कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ कि किस टाइप के नेचर, मतलब कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें, है ना। तो आप ये समझ लो कि 2 टाइप के इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, एक वेरीफाई करने के लिए और दूसरा कि कैसे उस पर हम अप्लाई करते हैं रोल्स थ्योरम ऑफ उसको। ठीक है, तो आप इसमें देखो फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है वो है टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ऐसे करके क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा, टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम। इस पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इंटरवल दिया है 2 से 3। तो आप इसमें क्या करोगे, पहले हमने क्या कंडीशंस क्या था, कंटिन्यूटी चेक करना। तो देखो एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है,
पॉलिनोमियल अपने इंटरवल में हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो जो इंटरवल दिया हुआ उसमें ये कंटिन्यूस होगा, तो ये तो चलो ठीक है। फिर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 5x, तो 2x माइनस 5x भी अपने आप में क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है। तो और आप इसका जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है, तो मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इसकी एग्जिस्ट कर रही है इस इंटरवल में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में ये सब चीज़ें ऑब्वियस ये चलते रहती है। फिर आप देखो f2 और f3, इस दोनों का वैल्यू देखो जीरो आएगा। जब आप यहाँ पर f2 रखोगे तब भी जीरो आएगा, f3 रखोगे तब भी जीरो आएगा, यानी f2 इक्वल्स टू f3 आ रहा है और वो जीरो के बराबर है, ठीक है। तब ये तीनों कंडीशंस तो वेरीफाइड हो गया, अभी तीनों कंडीशन स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी था वो सही है, चल रहा है। तो निश्चित रूप से इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 2x माइनस 5, तो एफ डैश सी अगर निकालें तो 2c माइनस 5 होगा, तो एफ डैश सी मस्ट भी जीरो, क्योंकि वो बोल रहा था कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो एफ डैश सी जीरो होगा। तो एफ डैश सी को जीरो करो, सी का वैल्यू देखो 2.5 आया। तो ये जो 2.5 यानी सी का जो वैल्यू आता है उसमें हमें यही चेक करना होता है कि ये जो सी का वैल्यू आया क्या वो गिवन इंटरवल के बीच का पॉइंट है। और गिवन इंटरवल यहाँ चेक करने के समय में याद रखना ये ओपन इंटरवल होना चाहिए, क्लोज इंटरवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस ओपन इंटरवल में क्या 2.5 लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, निश्चित रूप से लाई कर रहा है, इसलिए रोल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाइड है। इसी प्रॉब्लम को अगर ग्राफिकली देखो तो मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, राइट। तो इसको अपन ग्राफिकली ऐसे ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर दो रूट्स होते हैं इसके 2 और 3। तो देखो f2 पर भी ये जीरो आ रहा है, f3 पर भी ये जीरो आ रहा है, यानी f2 इज इक्वल टू f3 इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो 2 और 3 के बीच में ग्राफ का एक ऐसा पॉइंट है जो एकदम मिडिल में है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो 2 और 3 का मिडिल क्या होगा, 2.5। इसके बीच इस पॉइंट पर अगर हम डिफरेंशियलिटी एक टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट निश्चित रूप से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, सो दैट एफ डैश 2.5 का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम अगर एफ एक्स का वैल्यू cos 2x दिया हुआ है और इंटरवल आपका 0 से पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अभी उधर बताया था कि cos x कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है फॉर ऑल आर के लिए। तो निश्चित रूप से जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ये कंटिन्यूस हो तो ऑब्वियस सी बात है 0 से पाई के बीच भी कंटिन्यूस होगा ही। एफ डैश सी का वैल्यू देखो तो -2 sin 2x होगा, और ये भी अगर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो तो दोनों इक्वल आएंगे, इसका मतलब एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है इस ओपन इंटरवल पे। अब देखो हमें क्या चेक करना होगा पहले कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है 0 और पाई, इस पर वैल्यू निकालना होता है। तो f0 का वैल्यू क्या होगा, cos 0 1, और पाई पर क्या हो जाएगा cos 2 पाई, cos 2 का वैल्यू भी कितना होगा 1। तो आप देख सकते हैं कि f0 और f पाई दोनों 1 1 आ रहा है, तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई किया। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एफ डैश सी जीरो होगा। तो एफ डैश सी जीरो होगा, इसका मतलब 2 sin 2c इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ डैश एक्स आ रहा था -2 sin 2x, तो c पुट करोगे तो एफ डैश सी आ जाएगा। तो इसको जब देखो तो sin 2c जीरो होगा, यानी कि 2c n पाई के बराबर होगा, तो जीरो हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई, इस तरह से। लेकिन c का वैल्यू अगर देखा जाए तो इससे डिवाइड करेंगे तो 0 और पाई बाई 2। अब जो इंटरवल हमें चेक करना होता है वो क्या होता है, ओपन इंटरवल में चेक करना होता है। बताओ 0 और पाई के ओपन इंटरवल में इसमें से कौन सिर्फ सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ पाई बाई 2 सेटिस्फाई करेगा। तो c का वैल्यू पाई बाई 2 क्या इस ओपन इंटरवल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाइड है, क्योंकि इसके बहुत सारे रूट्स आ रहे थे ना, 0 भी आ रहे थे, पाई बाई 2 भी आ रहे थे, पाई भी आ रहे थे, इस तरह से बहुत सारे आ रहे थे। तो उसमें से पाई बाई 2 एटलीस्ट 1 तो है जो इस इंटरवल में है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेरीफाइड हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एफ एक्स का वैल्यू अगर e टू द पावर x साइन एक्स है और इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई, तो आपको कह रहा है कि वेरीफाई करो रोल्स थ्योरम को। तो सबसे पहले e टू द पावर x साइन एक्स, आपको पता है कि e टू द पावर x भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, साइन एक्स भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल एक्स के लिए। तो ये कंटिन्यूस होगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई, तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो भी कंटिन्यूस। दूसरा कंडीशन था कि एफ डैश एक्स इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू दी पावर x साइन एक्स प्लस कोस एक्स आएगा, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा 0 से पाई के बीच में, इसका आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड चेक कर लो, वो आ जाएगा। तो हमें अब थर्ड नंबर क्या चेक करना है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर वैल्यू निकालना है। तो हमें निकालना है f0 का वैल्यू और f पाई का वैल्यू। तो आप जब f0 का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, e टू दी पावर साइन 0 0 ही आएगा,
और एफ पाई का वैल्यू ई टू द पावर पाई साइन पाई, ये भी 0 आएगा। तो देख सकते हैं कि एफ 0 और एफ पाई दोनों इक्वल है और इक्वल टू कितना है, 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है एक एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो जब एफ डैश एक्स ये है तो यहाँ पर एक्स को सी से रिप्लेस कर दो, तो एफ डैश सी का वैल्यू आ जाएगा ई टू द पावर सी साइन सी प्लस कॉस सी इक्वल्स टू 0। तो ई टू द पावर सी देखो एक कांस्टेंट नंबर, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता, तो सिर्फ यही 0 हो सकता है ना। तो साइन सी प्लस कॉस सी 0 होगा, कॉस को इधर भेज दीजिए, साइन सी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी, इसको इधर डिवाइड कर दो तो tan सी इज इक्वल टू -1। तो सी का वैल्यू 0 से पाई के बीच में एक 3π/4 होता है ना, इसके बीच में, यानी ये जो सी का वैल्यू आया वो 0 से पाई के बीच का ही एक वैल्यू आया, इसलिए निश्चित रूप से ये वेरीफाइड है। ओके, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो ये तो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम अभी डिस्कस किया मैंने, 3 प्रॉब्लम्स लेके, जिसमें मैंने ये बताया कि वेरिफिकेशन कैसे होता है उसका, यानी कैसे वेरीफाइड होता है रोल्स थ्योरम। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें एप्लीकेशंस होते हैं उसके, है ना। तो इसमें देखो टाइप 2 नंबर का प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है टेकिंग द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इन इतना विच सेटिस्फाई दिस। ठीक है, तो वही है, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो। तो देखो ये पॉलिनोमियल लॉगरिथम दोनों होता है कंटिन्यूस, इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस। तो एफ डैश एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, यू इंटू वी के फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा और ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन अपने को पता है। अब देखो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या थे, 1 और 3। तो f1 पर वैल्यू चेक करो तो 1 - 3 log 1 0 होता है, इसलिए टोटल 0। f3 3 - 3 log 3 दैट्स वाई 0, इसलिए f1 इक्वल्स टू f3। ये कंडीशन, यानी तीनों कंडीशन इन्होंने सेटिस्फाई किया। तो ऑब्वियस सी बात क्या होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू भी 0 होगा। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 मतलब ये वाला टर्म 0, क्योंकि x में आंसर लाना था इसलिए c लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसका वैल्यू 0। अब देखो इस वाले टर्म को अगर इधर ले आए तो यहाँ x - 3 तो उधर जाके 3 - x हो जाएगा दिस, और x से मल्टीप्लाई करो तो x ln x यानी log x इज इक्वल टू 3 - x। यही हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। इट इज़ गिवन दैट रोल्स थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x³ + ax² + bx, राइट। और यहाँ x बिलोंग टू 1 और 2 एट x इक्वल्स टू 4/3 फाइंड a एंड b। मतलब ये कह रहा है कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है इस इंटरवल में, और यहाँ पर रोल्स थ्योरम जो वेरीफाइड है वो इस पॉइंट पर वेरीफाइड है, यानी ये x इक्वल टू 4/3 मतलब x का कौन सा वैल्यू है, ये c का वैल्यू, समझ रहे हो ना। जिस पॉइंट पर होल्ड कर रहा है वो, इसका मतलब वो एफ डैश सी यानी एफ डैश 4/3 का वैल्यू 0 आएगा इसमें, है ना। तो कह रहा है फाइंड a एंड b। तो आप सबसे पहले देखो, ये तो बोल रहा है होल्ड्स गुड, पहले बता दिया कि रोल्स थ्योरम होल्ड्स गुड, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है इसमें, ठीक है। और तो इसका मतलब जो एफ एक्स है, आप ये ज़रूर हो जाएगा कि f1 और f2 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स तो यही हैं। तो कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तो f1 इक्वल्स टू f2 होगा। तो f1 और f2 का वैल्यू आप अलग अलग से निकाल लो और इसको सिंप्लीफाई करो तो 3a + b + 7 इक्वल्स टू 0 है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि 4/3 पर वो होल्ड कर रहा है, इसका मतलब f डैश 4/3 का वैल्यू कितना होगा, 0। तो डिफ्रेंशिएट करके x का वैल्यू 4/3 पुट कर दिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 8a + 3b + 16 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। a का वैल्यू -5 आएगा, b का वैल्यू 8 आएगा। इस तरह से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो आज के वीडियो में बस आज इतना ही। आगे के एक और पार्ट में इसका बनाऊंगा जिसमें और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए। जितना मैंने इसमें बताया आप एक बार खुद से करें और एक दो बार करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।